हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम यूजीसी नेट का जो पेपर आया था जून 2024 का, ठीक है, उसका फोर्थ लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर दी टुमारोज एग्ज़ाम। एंड वी विल डिस्कस दी लेक्चर नंबर 4 टुडे। सो लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं क्या होने वाला है और क्या क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे डील करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा जरूर करेंगे। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम क्या डील करने वाले हैं, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर and other faculty members working at leading and academic institutions and R&D organizations। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका तो मतलब अगर हम जानना चाहें तो हम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि ये पूछ रहा है कि कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो कि आपको साइंटिस्ट और रिसर्चर और अदर फैकल्टी वर्क मेंबर्स जो हैं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जेएनयू हुआ, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, आपका संबलपुर यूनिवर्सिटी हुआ, आपका कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें जो लीडिंग एकेडमिशियंस हैं उनके आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका जो एक प्रॉपर डिपोजिटरी, ठीक है, एक डिजिटल डाटाबेस जो है वो कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो जैसे भी आप जान रहे हो कि यहाँ पे सिंपल आंसर जो है आपका बहुत ही सिंपल है। देखो, जो साइंटिस्ट होता है, रिसर्चर होता है, वो क्या होता है, वो एकदम से एक तरीके का मतलब गुरु होता है। ठीक है, एक तरीके का उसके अंदर एक नॉलेज होता है। तो नॉलेज जिसके पास है वो क्या होता है, विद्वान होता है। विद्वान, ठीक है, इस तरीके का शब्द अगर आप सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है, विद्वान, विद्वान। ठीक है, तो ये समझ में ही जब आ रहा है आपको तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई विद्वान होना चाहिए। करेक्ट, ई विद्वान ही इसका आंसर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसका आंसर रियली में ई विद्वान है क्या, या कुछ और भी हो सकता है, ये भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं जो हमारा स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या होता है, देखो, स्वयं, ठीक है, तो स्वयं प्रभा जो क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ 32 DTH डायरेक्ट टू होम चैनल्स लॉन्च्ड by the Ministry of Human Resources Development MHRD to provide the high quality educational content to the students and teachers। समझ में आया। तो देखो, दो चीजें हैं, स्वयं प्रभा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें देखो हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट। ठीक है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जितना, वो टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स जितना पढ़ रहे हैं, देखो पहले तो आपको इसमें वर्डिंग्स देना होगा। पहले तो ये 32 DTH चैनल्स में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है 32 DTH चैनल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, इस किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, MHRD, MHRD, MHRD। ठीक है, ये वर्ड्स बार बार आपके दिमाग में होते रहने चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया था, टू प्रोवाइड दी हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट टू स्टूडेंट्स एंड टीचर। कब लाया गया था, 9 जुलाई 2017। ठीक है, तो एक टीवी चैनल है एक तरीके से, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वो एक तरीके का एजुकेशनल मतलब कि जो आप पढ़ते हो, जो आप समझते हो, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई एजुकेशनल कंटेंट MHRD के द्वारा लाया गया है। कब लाया गया है, 9 जुलाई 2017 में। करेक्ट, इसके बाद क्या आता है कि दिस चैनल, ये चैनल करता क्या है, फिर बात आती है व्हाट दिस चैनल डूज। ठीक है, तो दी चैनल्स कवर्स वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। देखो, स्टेम का फुल फॉर्म, अगेन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर आता है सोशल साइंस, फिर आता है ह्यूमैनिटीज। ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो चर्चाएं करते हैं इस चैनल में। वाइल स्वयं प्रभा इज ए digital initiatives, it does not provide
ए डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये कोई डाटाबेस नहीं प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट का। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? GSAT-15, जो कि एक जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो। ठीक है, कब लॉन्च किया था GSAT-15 को? नवंबर 10 2015। कहाँ पे लोकेटेड है? 93.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर ये मौजूद है। इसका मेन पर्पस क्या है? ब्रॉडकास्टिंग करना, टेलीकम्युनिकेशन करना और एजुकेशन सिस्टम्स को और ब्रॉडर वे में स्प्रेड करना। ठीक है, फिर आता है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो था वो MHRD के द्वारा किया गया था, GSAT-15 के द्वारा उसको लॉन्च किया जाता था 32 DTH चैनल में। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हो। तो ये GSAT-15 है जो कि लॉन्च करता है। फिर से क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, स्वयं जो है वो कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और कौन से सैटेलाइट के द्वारा वो लॉन्च होता है, ये आपको पूछ सकता है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे बनाओगे क्वेश्चंस अगर आपको पता ही नहीं होगा तो। ठीक है, फिर हमेशा एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि जो आपका स्वयं है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये पूछा जाता है बार बार। देखो यहाँ पे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक है, यहाँ पे गलती करते हैं कहीं पे ऑफ में, जैसे कि यहाँ पे ऑफ दे रखा है तो ऑफ के जगह में फॉर लिख देते हैं और फॉर के जगह में ऑफ लिख देते हैं। बाकी तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान देना प्लीज प्लीज, अच्छे से ध्यान देना। OF ऑफ आगे आता है, FOR फॉर बाद में आता है। ठीक है, इतना ध्यान से पढ़ के जाना भाई, ध्यान से पढ़ के जाना। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसमें आपका नुकसान होने वाला है। आगे चलते हैं। तो आगे के जो ऑप्शंस थे उनको पे थोड़ा चर्चा करने की ज़रूरत है, तो उसको चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, इसके बाद आता है आपका ई विद्वान। ई विद्वान क्या था? इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि CSIR है, वो भी एक तरीके की फेलोशिप प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड ए डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट्स। ठीक है, साइंटिस्ट के डाटाबेस को प्रोवाइड करती है एंड रिसर्चर इन इंडिया। देखिए आ गया ना आंसर, ये आपका आंसर था, दिस वाज द आंसर। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 16 जनवरी 2019 को। ठीक है, द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म एम्स दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू फैसिलिटेट द कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड इनोवेशन अमॉन्ग साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सभी आते हैं इसमें। देखो, कोलैबोरेशन किन के बीच में हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है ई विद्वान, दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट देयर प्रोफाइल शोकेसिंग देयर रिसर्च इंटरेस्ट, एक्सपर्टीज एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो enables searching, networking among scientists, making it an ideal platform for collaboration एंड नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं जब आप ई विद्वान की बात करते हो, तो उसमें इस तरीके की डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं NAD, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। व्हाट इज NAD? ठीक है, तो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इज अ डिजिटल डिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, जैसे कि डिग्री हुआ, डिप्लोमा हुआ, सर्टिफिकेट्स हुआ, इशूड बाय यूनिवर्सिटी
एंड अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आपका किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, इनको जब भी कोई यूनिवर्सिटी इशू करता है या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इशू करता है इंडिया में, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाता है, जिसका जो डेट था लॉन्चिंग का वो 25 जुलाई 2017 था। ठीक है। NAD इज ए डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एंड द मिनिस्ट्री ऑफ, वही MHRD अगेन। ठीक है। वाइल NAD इज ए डिजिटल डिपोजिटरी, इट डज नॉट प्रोवाइड ए डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, अगेन यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। फिर आपके आता है ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु। ठीक है। देखो शोध करता है ई शोध सिंधु, तो ये क्या होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, MHRD के द्वारा ही दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन किस चीज़ का डिपोजिटरी है ये, रिपोजिटरी है तुम्हारा रिसर्च पेपर, जैसे कि जो हम आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं PhD में, उसका रिपोजिटरी है। ठीक है। आर्टिकल्स एंड अदर स्कॉलरली पब्लिकेशंस इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें सोशल साइंस भी आ जाता है, सोशल साइंस भी आ जाता है, ह्यूमैनिटीज भी आ जाता है। जबकि इसका जो लॉन्च डेट था वो 28 फरवरी 2018 था। ठीक है। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बट ये प्रोवाइड नहीं करता है तुम्हारे साइंटिस्ट के प्रोफाइल्स को। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं करता है एक्सेप्ट ई विद्वान। तो ई विद्वान आपका आंसर था, जैसे कि हमने इसको डिस्कशन कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी है। देखो वो बोलता है कि विच टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो बात करता है विच, देखो विच पूछता है, फिर पूछता है टेक्नोलॉजी, फर्स्ट मार्क्ड ए सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच में एक सेपरेशन लेके आया, कौन कौन पहले लेके आया। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं, थोड़ा चलते हैं इन सारे ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले कौन आया था, प्रिंटिंग प्रेस आया था, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। मास मीडिया प्रिंटिंग प्रेस आया था, जिसको इन्वेंट किया था जोहानस गटनबर्ग ने। ठीक है। वो क्या किया था, मास प्रोडक्शन ऑफ राइटिंग मटेरियल सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स और पम्पलेट्स। ठीक है। इनके द्वारा क्या होते थे, न्यूज स्प्रेड होते थे, मतलब किसी तरीके का कम्युनिकेशन किया जाता था, मास मीडिया लेवल पे किया जाता था। ठीक है। दैट दिस टेक्नोलॉजी enable the widespread dissemination of information without the need of physical transportation। फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ना ही इंडिविजुअल मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती थी, एक बार लिख के पूरा मास मीडिया में सर्कुलेट कर दो प्रिंट के फॉर्म में। ठीक है। ये 1450s में आया था, मतलब 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी की बात चल रही है। ठीक है। इसके बाद आया प्रोजेक्शन। ठीक है। तो प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी जो है सच एज मैजिक लैंटर्न्स एनेबल द डिस्प्ले ऑफ इमेजेस ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इमेज देमसेल्व्स। इमेज को नहीं भेजा जाता था, मैजिक लैंटर्न्स वगैरह होते थे, उससे आपका मतलब पिक्चर्स बना के शेयर किए जाते थे। ठीक है। तो वो प्रोजेक्शन 16th सेंचुरी में आया था। देन कम्स फोटोग्राफी, जो कि हम जानते हैं, जिसको जोसेफ निकिफोर निफ्सी एंड लुइस दागुरे अलाउड किए थे, कैप्चर एंड ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। जैसे कि आर्टिस्ट हुआ, स्केचेस हुआ, ये सब बनाते थे, उसके जो फिजिकल किसी फिगर का मतलब बना के चित्र, उसको करते थे फोटोग्राफी के फॉर्म में रिप्रेजेंट। ठीक है। देन कम्स टेलीग्राफी, जो कि 19th सेंचुरी में आया है। ठीक है। वो भी सेपरेट करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, बट दैट केम्स इन द 19th सेंचुरी। तो इसको जो इन्वेंट किए थे वो कौन थे, सैमुअल मोर्स एंड उसके जो कलीग्स थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसका जो आंसर था वो प्रिंटिंग प्रेस ही था। ठीक है। थर्ड वाज द आंसर। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो गए होंगे टेलीग्राफी में, बट टेलीग्राफी नहीं है भाई, टेलीग्राफी बहुत बाद में आया है। प्रोजेक्शन भी नहीं है, क्योंकि तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी प्रोजेक्शन यूज होता है। 16th सेंचुरी का कुछ प्रोजेक्शन अलग था। ठीक है। फोटोग्राफी भी नहीं होगा, फोटोग्राफी काफ़ी पुराना है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस उससे भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है। तो 1450s की बात चल रही है, और पुराना है। ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका सबसे पहले आने वाला जो टेक्नोलॉजी था। करेक्ट। तो इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपके क्वेश्चंस गलत होने चाहिए। ठीक है। देन कम्स 18th क्वेश्चन। ठीक है। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बच्चे इसमें भी गलती करके आते हैं, लेकिन मेरे को बहुत ही दुखद
के साथ ये बोलना पड़ता है, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं और ये बहुत ही मतलब क्या पैथेटिक गलती है, इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका जो आंसर मैं शुरू करूँगा वो मैं ऑप्शन डी से करूँगा। ठीक है, क्यों करूँगा अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया है फॉसे, FOSSEE। क्या दिया है? FOSSEE। तो इसके साथ क्या मैच होगा आपको लग रहा होगा? देखो सिंपली, क्या ये इसका फुल फॉर्म नहीं है? ऑप्शन टू क्या इसका फुल फॉर्म नहीं हो सकता है? देखिए, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्या इसका ये फुल फॉर्म नहीं होगा? फ्री हैशटैग लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। क्या ये इसका फुल फॉर्म नहीं होगा? डेफिनेटली ये इसी का फुल फॉर्म है। क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म है, दैट्स वाई फॉसे जो है ये आपका टू के साथ पहले ही मैच हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, टू। ठीक है, देखा, एक मैच करके मैंने सब बना लिया। अब शोध सिंधु की बात करते हैं। शोध सिंधु में क्या होता है? देखो, शोध सिंधु बात करने से पहले मैं शोध शुद्धि के बारे में बात करूंगा। देखो, शुद्धिकरण करना मतलब स्वच्छता, मतलब कोई उल्टा पुल्टा ना हो, सब साफ सुथरा हो। तो कभी हो सकता है जब कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनलिटी के साथ बनाई गई हो, जैसे कि कोई भी रिसर्च अगर अपनी ओरिजिनलिटी के साथ बनाया गया है, और अगर किसी के द्वारा कोई भी टेक्स्ट लिखित लेके आए हो तो उसमें प्लेगरिज्म चेक हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होना जरूरी है। तो शोध शुद्धि की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्लेगरिज्म की ओर बताता है। करेक्ट, ये प्लेगरिज्म की ओर बताता है। तो आपका सी जो है वो प्लेगरिज्म चेक इनिशिएटिव्स एम टू इंश्योर द ओरिजिनलिटी इन द एकेडमिक राइटिंग, शोध शुद्धि। ठीक है, सी का 4 हो गया। अब बात आता है शोध गंगोत्री। ठीक है, शोध गंगोत्री तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या साइनोप्सिस आ जाएगा, साइनोप्सिस, रिसर्च नहीं, साइनोप्सिस। ठीक है, जबकि शोध सिंधु जो है वो आपका क्या प्रोवाइड करेगा? ई रिसोर्सेज, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में मौजूद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है भाई, प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में ना गलत मत क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में गलत मत क्या करो। मेरे को भी दुख पहुंचता है, किसी भी टीचर को दुख पहुंचेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप डायरेक्ट आंसर आपके सामने हो और आप उसमें भी गलतियां करके आओगे, तो ये तो भाई एक मतलब क्या बोले तो आ बैल मुझे मार वाला टेक्निक है। ठीक है, ये गलती मत करो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर बना लेना, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में जरूर बना लेना। स्वयं भी पढ़ा दिया और ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में भी पढ़ा दिया। हाँ, अगर इनसे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आ सकता है तो इनके डेट्स आ सकते हैं, डेट्स। ठीक है, या तो ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, वो सब वगैरह आ सकता है। तो जैसे कि ये हम बात करते हैं, तुम्हारा क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, कौन? शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री को किसने लॉन्च किया है? इन फ्लिब नेट। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। करेक्ट, समझ में आया? इसमें गलती नहीं करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से बना के आना। करेक्ट, चलो। तो इसके बाद आता है आपका, इफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप सो दैट एवरीबडी in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves।
देखो बात आती है इक्वल चांस की, इक्वल चांस इक्वल चांस इक्वल चांस इक्वल चांस की बात आती है, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ही आप पता कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्थ ऑप्शन, क्या कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो सकता है यार? या तुम अपने हिसाब से एक जगह से सैंपल उठाओगे, सैंपल मतलब रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है। सपोज करो कि मैं मानता हूँ कि एक आपका सिटी है, ठीक है। उस सिटी से अगर एग्जाम्पल के देखे ही समझाया जा सकता है ऐसी चीज़ें। ये देखो एक सिटी है, ठीक है, और पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे इस आउटलेट पे पोल्यूशन हो रहा है, ए आउटलेट पे पोल्यूशन हो रहा है। बट तुम क्या करोगे, नहीं तुमको तो बताना है कि नहीं बी आउटलेट से सैंपल ले लिया और पूरे सिटी का जो पानी है वो साफ है, तुम ये बताना चाहते हो, जबकि ए आउटलेट में क्या हो रहा है, गंदगी फैल रहा है। ये क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुमको एक अच्छा रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है और तुमको एक प्रोजेक्ट को पास करवाना है। ये तो तुम जानबूझ के अपने कन्वीनियंस से सैम्पलिंग कर ली। या तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि तुम यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हो, ए पे कोई रुकावट है, तो बी पे वो सैंपल उठा के चले गए और सिटी की सैम्पलिंग कर दी, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। तो क्या कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ए को चांस मिला? ए वाला जो पोजीशन से आप सैंपल उठाने वाले थे टेस्टिंग के लिए, वाटर टेस्टिंग के लिए, क्या आपने वो किया? नहीं किया ना, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल चांस तो मिला ही नहीं सारे पॉइंट्स को। फिर आता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल मतलब क्या है कि नहीं इसको जज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि यहाँ पे पोल्यूशन है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। सपोज करो मैं मान के चलता हूँ नहीं बी में ही पोल्यूशन आएगा, तो मैं सोच मान के चलूंगा नहीं बी में ही करूंगा, मैं रिसर्च ए में नहीं करूंगा। तो ये भी तो एक तरीके का जजमेंटल हो गया ना, जज करके तुम सैम्पलिंग कर रहे हो कि नहीं मेरे को यहीं करना है, जज कर लिया मैंने पहले से कि वहाँ पे जाना सुरक्षित नहीं है और मैं यहीं करूँगा। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपका ऑप्शन आता है थर्ड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी में सभी को चांसेस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें होना नहीं होना दोनों ही बराबर है। जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो भी होता है, कोई चीज़ नहीं भी होता है तो भी उसको भी प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नहीं होना और होना दोनों के चांसेस निकाले जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ए बी सी सभी एलिमेंट्स को प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड किया जा सकता है। कोटा सैम्पलिंग नहीं होगा। कोटा सैम्पलिंग भी इसी तरीके का कोई सैम्पलिंग है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर जगह का कोटा मिलता है, वहीं पे आप सैंपल करके डाटा दिखा देते हो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखो सबसे खासियत क्या बात है वो जानने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ ए सैम्पलिंग मेथड where every individual in the population of interest has an equal chance of being selected for the sample. This is known as random sampling और चांस सैम्पलिंग भी बोला जाता है इसे, ठीक है। देखो ये नाम्स भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो ये पता होना जरूरी है। इन द प्रोबेबिलिटी the selection of participants is based on the chance and every individual in the population has an equal probability of being selected, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो कोटा सैम्पलिंग आ गया, तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर आइडेंटिफाई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स दैट आर रेलिवेंट टू ए स्टडी एंड देन सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिलेक्शन कर दिया जाता है, सबको इक्वली चांसेस नहीं मिलता है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल यहाँ पे प्ले होता है, इसलिए इसको इंश्योर नहीं किया जाएगा। तो वाइल द कोटा सैम्पलिंग कैन बी यूज टू इंश्योर द सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट डज नॉट इन्वॉल्व गिविंग एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। फिर आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है? इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन द रिसर्चर एक्सपर्टीज और जजमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे कि सपोज मैं मानता हूं कि आप एक जगह की सैम्पलिंग कर रहे हो, तो सारी जगह की सैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की सैम्पलिंग आप कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से आपको एक्सपीरियंसड है कि इस पॉइंट पे ही आपको पोल्यूशन मिलेगा, इस पॉइंट से ही हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक्सपर्टीज है कि आप जज कर सकते हो थ्रू पेपर्स, थ्रू सम आइडियाज और थ्रू सम फेनोमेना कि नहीं हमको सैम्पलिंग यहीं से करनी है, इसी तरीके की करनी है, तो इससे क्या होगा, समय खराब नहीं होगा, रिसर्च की क्वालिटी बढ़ जाएगी और कुछ नए चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है एज कंसिडर्ड, ठीक है। फिर आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? इन्वॉल्व सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के बेस पे किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड इन ए पायलट स्टडीज और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, but it does not involve giving
every individual in the population an equal chance of being selected. इक्वल चांस नहीं दिया जाता है, सभी को इक्वल चांस नहीं दिया जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, क्योंकि एबिलिटी ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा सैम्पलिंग के लिए, मैं यहीं सैम्पलिंग कर लूंगा, यहीं पास कर लूंगा, डाटा दिखा दूंगा, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, ये रिसर्च ऐसे नहीं होती है, लेकिन करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर करना पड़ता है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस तरीके की होती है। इसमें भी वही है कि बेस्ड ऑन, मतलब दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड इन पायलट स्टडीज, मतलब पायलट स्टडीज मतलब पूरा आप जगह की स्टडी नहीं करना चाहते, जस्ट एक छोटा सा मतलब नमूना पेश करना चाहते हो एक रिसर्च का, ठीक है, तो उसके लिए आप अगर पहले प्रिलिमिनरी स्टडीज करोगे तो आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हर इंडिविजुअल को स्पेशल चांस नहीं दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही एक ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें सारे इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है और सभी का इसमें क्या होता है, चांसेस लेने का क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने पहले भी समझा है, सारे कोटा, जजमेंटल एंड कन्वीनियंस। ओके, आगे चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का। क्या बोलता है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान करता हूं कि अब इसमें क्या करोगे, रिवीजन ऑफ थ्योरी करोगे, हाइपोथेसिस कंफर्म और रिजेक्टेड करोगे, फाइंडिंग्स, डाटा कलेक्शन, ठीक है। जो सी है फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स, ठीक है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन 2 नहीं होगा एंड ऑप्शन 3 होगा ही नहीं, नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सी जो है वो लास्ट में आएगा। फाइंडिंग्स हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, डिस्कशन में, समझ में आया, डिस्कशन में लिखा जाता है, डिस्कशन में फाइंडिंग्स हमेशा डिस्कशन में लिखा जाता है, तो डिस्कशन में आएगा फाइंडिंग्स, ठीक है। तो आइदर 4 होगा, नहीं तो सी होगा, ए होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड सबसे पहले लिया जाए या नहीं लिया जाए। नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, किसी भी रिसर्च को पकड़ने के लिए लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें से एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, देन डाटा कलेक्शन किया जाता है, देन फाइंडिंग्स आती है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं रिविजन ऑफ थ्योरी, ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है हाइपोथेसिस कंफर्म्ड, ठीक है, फिर आपका डाटा कलेक्शन आता है, फिर आपका फोर्थ में फाइंडिंग्स आता है, ठीक है। तो जिसने भी ये ऑप्शन लगाया है, शी और ही वाज करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये मतलब क्या बोले तो एक डाटा एनालिसिस के स्टेप्स थे, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च करने वाले हो पीएचडी जाके, तो आपको डाटा एनालिसिस होना ही चाहिए। ये तो नॉर्मल भी होता है, किसी भी जीवन में किसी भी तरीके का अगर फंक्शनिंग करते हो तो पहले थ्योरी पढ़ते हो तभी ना जाते हो, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हो। जैसे कहीं भी एडमिशन लेना है, जैसे मैं ही तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ, वाई वाई यू शुड ज्वाइन विजनरी क्लासेस, वाई यू शुड ज्वाइन विजनरी क्लासेस, ठीक है। क्यों ज्वाइन करें, कोई ज्वाइन क्यों करेगा विजनरी क्लासेस, क्यों, ठीक है। पहली बात, इसका क्या देखेगा, कंटेंट, क्योंकि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट देखोगे, ठीक है। फिर जो पढ़ा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हो, ठीक है, क्रेडिबिलिटी भी देखते हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी देखते हो कि मैं क्या पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कहाँ से हूँ, क्या पोजीशन है मेरा, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब देखते हो, ठीक है। थर्ड पोजीशन में क्या देखते हो, क्या इससे मेरे को कोई फायदा मिल रहा है, डू आई गेट एनी बेनिफिट, ये सब भी आप देखते हो, ठीक है। तो ये सब किस में आ रहा है, थ्योरी में आ रहा है, रिवीजन ऑफ थ्योरी कर रहे हो भाई, थ्योरी थ्योरी कर रहे हो ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, जो कि मैंने लिखा है, व्हाई शुड आई ज्वाइन विजनरी क्लासेस में। आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे कि विजनरी क्लासेस में पढ़ना अच्छा है या नहीं है, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन करोगे, डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, यूट्यूब के वीडियोस देखोगे, उससे अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, समझना अच्छा लग रहा है और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फाइंडिंग्स, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है, तो आप अपने फाइंडिंग्स लिखोगे, आपके रिव्यूज लिखोगे, कमेंट बॉक्स पे आप रिव्यूज दोगे कि नहीं, हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, फाइंडिंग्स अच्छी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में फाइंडिंग्स लिख सकते हो, ठीक है। आपके क्या फाइंडिंग्स रहे हमारे पढ़ाने पे, ठीक है, वो लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे,
आपका जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने था ये अपने तरफ से मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इस पे काम करो और अच्छे से कल का एग्ज़ाम दे के आओ। ठीक है, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। और हाँ, अगेन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है हमारे विजनरी क्लासेस को, ज्वाइन करना है विजनरी क्लासेस को, वो इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें, इस नंबर पे आप कॉल करें। ठीक है, देखो बैचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे, बैचेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी 15 सितंबर। जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगे, आपको टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे, आपके वीकली बेसिस पे टेस्ट वगैरह होगा और आपकी प्रॉपर क्लासेस की स्टडीज होगी। ठीक है, विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, हैव ए नाइस डे। दिस सॉल्व्स फ्रॉम विजनरी क्लासेस।